बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूँ फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट विद फ़खर में आज बात करेंगे दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर हमने डिस्कशन करनी है। मतलब पाकिस्तान से भी रिलेटेड है और यकीनन हिंदुस्तान से भी रिलेटेड है। उन चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए एक तो ये है कि एक रेफरेंडम चल रहा है यूके में, जो खालिस्तान मूवमेंट के लोग हैं उनके हवाले से, और दूसरी चीज़ ये है कि हिंदुस्तान एक कॉन्फ्रेंस को होस्ट कर रहा है 10 नवंबर को न्यू दिल्ली में, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के। तो वहाँ पर अफगान पीस कॉन्फ्रेंस का मैं वैसे उसको नाम देता हूँ, उस हवाले से वो लोग कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आई। मोहिद यूसुफ साहब ने तो कहा था कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे थे कि शायद कोई भिजवा दे किसी को। इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए दो बड़े रिस्पेक्टेबल गेस्ट ने मुझे ज्वाइन किया है। हिंदुस्तान से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, आप लोग सब जानते हैं, रोहित शर्मा जी ने मुझे ज्वाइन किया है और जर्नलिस्ट है, अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं। मैं भी देखता हूं और यकीनन आप लोग भी देखते होंगे। दूसरे मेरे जो गेस्ट हैं पाकिस्तान इस्लामाबाद से केसवर क्लासरा साहब हैं, हमारे बड़े ज़बरदस्त किस्म के जर्नलिस्ट हैं। हिंदी टीवी पे आप उनको देखते रहते हैं, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि वो चिड़िया विड़िया घुमाते रहते हैं और वो ख़बरें जो हैं वो मतलब निकालते रहते हैं और हमारे साथ भी जब शो में होते हैं तो शेयर करते हैं। थैंक यू वेरी मच क्लासरा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्लास साहब स्टार्ट लूंगा रोहित जी से। रोहित, एक तो ये मतलब खालिस्तान मूवमेंट वाली बात ऐसा है, सुनने में आ रहा है कि ये खत्म हो गई है, बहुत पहले खत्म हो गई है शायद। लेकिन इस तरह का रेफरेंडम कराना जिसके ऊपर हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने उनको कहा कि हम आपका वीजा जो है वो कैंसिल कर देंगे, आपको हिंदुस्तान में आने नहीं देंगे अगर आप इस तरह की चीजें करते हैं। एक्चुअली क्या रहा है ये, मतलब इस तरह की चीजें होना, एक रेफरेंडम, और सुनने में ये आ रहा है कि 20 से 30 हजार लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए, हाँ, ये बहुत ही बड़ी खबर है कि ऐसी खबर आई कि 20 से 30 हजार लोगों ने उस पर पार्टिसिपेट किया। लेकिन वोट कितने पड़े? वोट 134 पड़े। 30,000 गए थे, 134 वोट क्यों पड़ी? पहली चीज। दूसरी चीज, ये खालिस्तान रेफरेंडम, जिन्होंने खालिस्तान का सपना देखा था, जिन्होंने खालिस्तान की गवर्नमेंट इन एग्जाइल चलाई थी, नाम था उनका जगजीत सिंह चौहान। वो जगजीत सिंह चौहान बाद में, जिन्होंने अपनी एम्बेसीज खोली यूरोप में कि हम खालिस्तान की एम्बेसी चलाते हैं, खालिस्तान की गवर्नमेंट इन एग्जाइल के प्रेसिडेंट थे वो जगजीत सिंह चौहान। बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से माफी मांग करके वो इंडिया आके सेटल हो गए थे और उनकी डेथ भी यहीं हुई, इंडिया में डेथ हुई, और वो यहाँ पे बिजनेस कर रहे थे उसके बाद कुछ एक दो लोगों ने, 3-4 लोगों ने उस गवर्नमेंट इन एग्जाइल को चलाने की कोशिश की, नहीं चल पाया। फिर उसके बाद उन्होंने फिर वही वैसी ऑर्गेनाइजेशन चलाई कि भैया हम बब्बर खालसा और ये और वो चली। अब जगजीत सिंह चौहान की डेथ के बाद, इनफैक्ट वो उससे पहले ही वो आ गए थे इंडिया और 2007 में उनकी डेथ हुई, वो भी होशियारपुर पंजाब, इंडियन साइड ऑफ पंजाब में जाके वो रहने वाले थे। वो उसके बाद से कोई वहां मूवमेंट नहीं थी। एक या दो लोग या 100, 200, 500 लोग बैठ करके इकट्ठे बोलते थे कि हम खालिस्तान के नाम पर चंदा लेंगे, फंडिंग लेंगे और उस फंडिंग से हम हर रात मुर्गा खाएंगे। वो चल रहा था। इस मूवमेंट को हवा देने में कुछ और वेस्टेड इंटरेस्ट थे जो कि फंडिंग दे रहे थे, और उनको सिर्फ एक चीज चाहिए होती है, और कुछ नहीं चाहिए था उन्हें। एक चीज चाहिए होती है कि आप जा करके 3-4 जगह प्रोटेस्ट कर दीजिए, अपने साथ खुद आप अपना मुर्गा खाइए, रात में पीजिए, और अपने दोस्तों को जो रात में पीते हैं आपके साथ और मुर्गा खाते हैं उन्हें साथ ले जाओ। 20 आदमी खड़े कर देना जहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी गए हों, खालिस्तान का दिख जाए बैनर, बहुत है। यही इसी लेवल पे रह गया है, और टेरर भेजने के लेवल पे। और टेरर तो कितना है, पंजाब में दिख गया। वो टेरर से ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं ड्रग्स भेजने के चक्कर में, ड्रोन्स आते हैं, ड्रग्स फेंक के जाते हैं। तो ये खालिस्तान मूवमेंट 130 वोट पड़ रही हैं, 140 वोट पड़ रही हैं, ये कोई वो नहीं है भाई। एक बार वो खालिस्तान वाले जरा गिनवा तो ले वोट कितनी और किसको पड़ी और उस रेफरेंडम का क्या नतीजा था, पता चल जाएगा ना। 130 लोग मांग रहे हैं खालिस्तान पूरे वर्ल्ड में। भाई सिखों की पॉपुलेशन कम से कम नहीं तो 5 करोड़ के आसपास होगी, उससे ज्यादा ही होगी पूरे वर्ल्ड में, है ना।
वो 5 करोड़ 10 करोड़ में से सिर्फ 130 लोग अगर मांग रहे हैं खालिस्तान, तो कितनी काबिल डिमांड और कितनी पोटेंशियल डिमांड है, साफ दिख रहा है। यूजलेस है वो, राइट। ओके, ठीक है। अच्छा क्लस्टर साहब, इस तरह के मूवमेंट्स, जिस तरह खालिस्तान मूवमेंट है एक, मतलब शुरू से जब अगर हम 84 या 80s की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, इवन 90s तक, बल्कि शायद 2000 तक। लेकिन उसके बाद इसमें से जान ख़त्म हुई है। ये मेरे ख्याल पाकिस्तान में बहुत सारे लोग अब ये बात मानते हैं कि अब उस तरह की ताकत नहीं रही। इस तरह की रेफरेंडम जो रोहित बात करें कि शायद 200 या 150 या मतलब इतने वोट पड़े, क्या नजर आता है आपको कि क्या इसमें कोई जान अब है, या वैसे ही मतलब इन्होंने अपनी प्रेजेंस शो करनी होती है? जिस तरह यूएनजीए वाले मौके पे हमने देखा कि इन्होंने वहां पे भी प्रोटेस्ट किया था न्यूयॉर्क में मोदी जी के खिलाफ, और मतलब वक्तन फवक्तन इस तरह की चीजें हम इनकी देखते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज में। क्लास्टर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही हमें बिल्कुल भी। गालिबन आपका इंटरनेट शायद वीक है या क्या वजह है, ऑडियो आपकी हमें नहीं आ रही। थोड़ी प्रॉब्लम जरूर है। आप दोबारा अगर हमें ज्वाइन कर ले तो शायद बेहतर हो जाएगी, क्योंकि अभी हमें आवाज बिल्कुल नहीं आपकी आ रही है। आप डिस्कनेक्ट करके अगर दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं तो शायद हमें फिर समझ आ जाएगी कि क्या आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं, क्योंकि अब मेरा ख्याल इंटरनेट का ही इशू है रोहित जी एंड व्यूअर्स। अच्छा रोहित जी, एक तो ये वाली बात है, क्योंकि मतलब ये भी हिंदुस्तान की तरफ से कहा जाता है कि कुछ लोग पाकिस्तान में भी इनके मौजूद है, लाहौर में कुछ लोगों को मैंने देखा सिख कम्युनिटी से कि वो भी इस चीज को सपोर्ट करते हैं। लेकिन ज्यादातर मैंने देखा कि यूरोपियन कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका में, कनाडा में हमने देखा इनको कि ये करते हैं। तो कितना आपको लगता है, क्योंकि जब उन ममालिक के अंदर रहने वाले लोग मैंने देखा कि ज्यादा पावरफुल इसलिए होते हैं, एक तो उनका प्रोटेस्ट, वो कहीं पे भी प्रोटेस्ट कर लेते हैं, कहीं ना कहीं से उनको कवरेज भी मिल जाती है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में शायद इस तरह पॉसिबल नहीं होता। मतलब जिस तरीके से हम देखते हैं कि बलोच मूवमेंट के लोग भी कर लेते हैं कुछ, मतलब जिनेवा वगैरह में हमें ये चीजें नजर आती है, कभी बसेस के ऊपर बैनर लगा लेते हैं, इस तरह के ये चीज भी चल रही होती है। देखिए, ये कि 10 लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो अलग चीज होती है, और एक चीज होती है कि आप ऑर्गेनाइजेशंस आपको रिकॉग्नाइज करती हैं, लोग आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, या गवर्नमेंट्स आपको रिकॉग्नाइज करती हैं। तो प्रोटेस्ट तो मैं और आप मिलके कर लें कि भाई हमें इस्लामाबाद एक अलग कंट्री चाहिए, तो हम दोनों का प्रोटेस्ट तो दर्ज हो ही जाएगा। और 3 बैनर लगाने हैं अपने साथ, 500 रुपए देकर के 5 आदमी और खड़े करने हैं, तो वो प्रोटेस्ट बन जाएगा। कुछ ऐसा ही चल रही है। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूएनपीओ, अनरिप्रेजेंटेड नेशंस एंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन। ये यूएनपीओ जो है, इसमें खालिस्तान दर्ज नहीं है। इसमें जो वो है यूएनपीओ, मैं ये नहीं बोल रहा कि यूएनपीओ का कोई पैरामीटर है इसके लिए, या यूएनपीओ कोई मस्ट है। वैसे तो एक कंट्री बनने के लिए यूनाइटेड नेशंस का भी मेंबरशिप भी मस्ट नहीं है। बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो यूएन के मेंबर नहीं है। ताइवान सबसे बड़ा उसका एग्जांपल है, ताइवान उसका यूएन का मेंबर नहीं है। स्विट्जरलैंड नहीं था अभी कुछ टाइम पहले तक, अब शायद कोसोवो हो गया है। साउथ ओसेटिया नहीं है, एक अलग कंट्री चलता है, राइट। तो ऐसा एक जरूरी नहीं है। क्लस्टर साहब हमारे साथ जो क्लस्टर साहब आ गए। क्लस्टर साहब, आपको मेरे ख्याल अब आवाज है, क्योंकि आपका फ्रेम फ्रीज नहीं है। सकते हैं आप? बिल्कुल, आपकी आवाज बिल्कुल सही आ रही। अच्छा क्लस्टर साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जिस तरह खालिस्तान, साहब आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल। आपकी आवाज गालिबन इनके पास आवाज शायद नहीं जा रही। आई थिंक सो कि वो अभी तक इनका इशू जो है वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ गालिबन, क्योंकि इंटरनेट का जब इशू आता है तो फिर आपको ऑडियो। यार मेरे पास, मेरा ख्याल है कि आप मुझे सुन सकते हैं फखर साहब? जी जी जी, मुझे आवाज आ रही है आपकी। ठीक। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आप थोड़ा सा आपने डिग आउट करने की कोशिश की खालिस्तान मूवमेंट को। मेरा ख्याल है कि इंडियन हमारे जो दोस्त हैं वो इस बात को एक्नॉलेज भी करते हैं कि पाकिस्तान ने उनके साथ एक बहुत बड़ा एहसान किया खालिस्तान मूवमेंट की, जब आप बात करते हैं। आपको याद होगा कि एतजाज एहसन साहब जो हमारे सेनेटर थे, अभी भी हैं, वो इस वक्त मौजूद हैं, जब वो इंटीरियर मिनिस्टर थे, मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट थी इनकी पीपल्स पार्टी की, तो वो कुछ लिस्टें लेके गए थे, कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, वो शेयर किया था उन्होंने वहां पे इंडियन गवर्नमेंट के साथ। बात करें बेनजीर साहिबा की पहली हुकूमत आई थी। एग्जैक्टली, मेरा ख्याल है। तो उसके बाद लिस्टें शेयर हुई थी।
मेरा ख्याल है कि दैट वाज द टर्निंग पॉइंट के इंडिया ने इन लिस्टों को लेने के बाद और उसके बाद आइडेंटिफाई करने के बाद अगर इंडिया ने खालिस्तान मूवमेंट को बिल्कुल वाइप आउट किया तो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ने अपने इंडियन दोस्तों के साथ बड़ा कोऑपरेट किया, बिकॉज यू नो कि इनके बड़े डिजाइन थे खालिस्तान मूवमेंट के। अगर आप जरा अगर कोर रोहित जी इसके ऊपर मजीद रोशनी डालेंगे तो उसके अंदर कुछ एरियाज सुनने में ये आया कि वो पंजाब के भी थे, पाकिस्तान का जो पंजाब है। तो अगर ये ना भी होते तो जिस तरह से वो एक मूवमेंट चल रही थी, मेरा ख्याल है कि उस वक्त इंटेलिजेंस एजेंसी जो थी पाकिस्तान की और बेनजीर साहबा खुद उनको मॉनिटर कर रही थी, तो उनको एक फियर था कि अगर वहां पे बन सकता है ये खालिस्तान हो सकती है। तो ये एक टर्निंग पॉइंट था खालिस्तान मूवमेंट की सारी की सारी हिस्ट्री में। अब जिस तरह रोहित बात कर रहे हैं कि जी 30,000 लोग नहीं थे, 20,000 थे और 20,000 में से जस्ट 143 ने वोट किया। तो अगर आप इन नंबर को एक साइड पे भी कर दें, जिस तरह करें तो कोई 6-7 करोड़ सिख की आबादी है पूरी वर्ल्ड में, और उसमें से अगर 30,000 भी लोग निकले तो मेरा ख्याल है कि इस मूवमेंट में मैं तो गोदाम नहीं देख रहा फखर साहब। मेरा ख्याल है कि इसके अंदर कोई इतना गोदाम कम नहीं है। ये 143 को भी छोड़ दें, अगर 30,000 या 20,000 लोग आए हैं वहां पे रेफरेंडम में और उन सबने वोट दिया है, सबने, रोहित का जो फिगर है वो तो 143 का है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि 30,000 ही थे। तो इसके बावजूद भी अगर 30,000 भी लोग आए हैं उन्होंने रेफरेंडम, तो मेरा ख्याल है कि इसकी कोई इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। खालिस्तान मूवमेंट जो थी उस वक्त मुकम्मल तौर पर वाइप आउट हो गई थी जब पाकिस्तान ने लिस्टें शेयर की थी, उसके बाद जो भी काम हुआ था। अब ये चिंगारियां बढ़ती रहेंगी। रोहित ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि जो भी बड़ा एक इवेंट होगा, मोदी वहां पे जहां पे जाते हैं वहां पे चिंगारियां पड़ेंगी, हल्की फुल्की शरारत होगी। इसमें फर्स्ट टाइम जो मैं देख रहा हूँ कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए ये है कि हमारे इंडियन दोस्तों ने, हमारे इंडियन मीडिया और उसके बाद गवर्नमेंट इलाइक, उन्होंने कोई जैसे ही रेफरेंडम हुआ, इनको पता चल गया था कि ये हो रहा है, तो कम से कम उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की एजेंसीज के ऊपर वो फिंगर रेज नहीं किया जिस तरह पहले हम देखते थे। तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। मेरा ख्याल है कि 30 की बजाय अगर 50,000 लोग भी आ जाते हैं वोट देने के लिए तो इंडिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये सिलसिला थमेगा नहीं, चलेगा। जहां भी मोदी साहब ट्रेवल करेंगे या इनके पास कोई भी और प्राइम मिनिस्टर आता है इंडिया का, तो जहां जहां बड़ा मौका होगा ये शरारतें होंगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मूवमेंट में जो जान कभी थी वो नहीं रही फकत। अच्छा जी, क्लस्टर साहब एक चीज और फिर रोहित जी से पूछूंगा। एक तो जिस तरह पीस कॉन्फ्रेंस होस्ट कर रहा है हिंदुस्तान, मतलब 3 महीने ऑलमोस्ट, कोई 2.5-3 महीने उन्होंने वेट किया। पहले वो किसी तरीके से बातचीत नहीं कर रहे थे, फिर दोहा में मुलाकात की इनके एम्बेसडर ने एक डेलीगेशन से, तालिबान डेलीगेशन से। अभी इस तरह की कॉन्फ्रेंस को होस्ट करना और उसमें पाकिस्तान से डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब का ये कहना, हालांकि बिल्कुल स्टार्टिंग में उन्होंने कह दिया कि नहीं जी, ट्वीट कर लिया उन्होंने कि मैं नहीं जाऊंगा, क्या एक अच्छा डिसीजन था ये? वो कह रहे कि ये स्पॉइलर का किरदार इसने अदा किया हिंदुस्तान, तो हम स्पॉइलर्स के साथ नहीं बैठते। क्या वजह है कि एक मौका अगर मिलता भी है, अव्वल तो कम ही ऐसे मौके आ रहे हैं कि हम और वो एक टेबल पे बैठे, लेकिन अगर ऐसे मौके आते हैं तो फिर इसमें हठधर्मी क्यों है, क्यों नहीं जा रहे? अफगानिस्तान हालांकि कहते भी है कि हमारा एक बड़ा करीबी मसला है अफगानिस्तान का, अगर वहां पे हालात खराब होते हैं तो उसका डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली दोनों सूरतों में पाकिस्तान को नताइज भुगतने पड़ेंगे। तो फिर ऐसी कॉन्फ्रेंस को मिस करने की वजह क्या है? जी क्लासर साहब। हमें लग रहा है उनके पास आवाज नहीं जी क्लासर साहब, आपको मेरे पास आवाज नहीं आ रही जी फखर साहब। अच्छा, आप, मेरे ख्याल है कि कुछ सिग्नल का इशू है लाजमी। आई एम वेरी सॉरी। आप जरा आपस में, आप रोहित जी के पास जाए, मैं जरा अपने सिग्नल को थोड़ा सा ठीक कर लूं। आप चेक कर लें, फिर मैं आपके पास डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब के हवाले से आ रहा हूं। अच्छा रोहित जी, यही सवाल आपसे है कि मतलब इस तरह की कॉन्फ्रेंस करना, होस्ट करना, इससे पहले क्योंकि हिंदुस्तान का मीडिया और इवन हिंदुस्तान के लोग, गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई बात नजर नहीं आई, लेकिन उन्होंने कहा कि हम खामोशी से देख रहे हैं कि क्या मतलब कहां पे जाता है अफगानिस्तान का इशू। क्या अब अफगानिस्तान का इशू ऐसा लगा हिंदुस्तान को कि नहीं, ये स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है कि इस तरह की कॉन्फ्रेंस होस्ट कर रहा है 10 नवंबर को न्यू दिल्ली में?
होस्ट तो कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। उससे पहले मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा, क्लासरा साहब ने उस फिगर को कैच किया जो कि बोल रहे थे कि वो फिगर 30,000 मैंने कोट की, मैंने 30,000 कुछ वेबसाइट्स को कोट करके बोला, और उस फिगर को मैंने डिस्प्यूट किया कि 30,000 लोग पहुंचे थे तो 134 वोट क्यों बढ़े हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि मैं आपको यूएनपीओ के बारे में बता रहा था। यूएनपीओ एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिस ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादातर मतलब डिस्प्यूटेड जिनको जो अपनी डिमांड मांग रहे हैं, जिसमें अगर मैं आपको बताऊं तो अफ्रीकान्स भी है, बलूचिस्तान भी है, उसमें बलूचिस्तान मेंबर बना उसका 2008 में। फिर कैटलोनियंस हैं, कैटलोनिया जो कि स्पेन बहुत साल से उनकी डिमांड है, कैटलोनियंस हैं। ईद तुर्कमेनिस्तान है, उसमें गुआम है, अमेरिका की एक इनकॉर्पोरेटेड टेरिटरी है गुआम, वो उसका मेंबर है, इस पिछले साल बना वो मेंबर। और आगे देखेंगे सिंधु देश उसका मेंबर है, सुलू उसका मेंबर है, रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि ताइवान उसका मेंबर है, राइट। और उसमें और अगर आप देखें तो मधेश यानी कि सदर्न नेपाल, वो भी उसका मेंबर है। तो इसमें मेंबरशिप नहीं है यूएनपीओ में किसी खालिस्तान वालिस्तान की। तो ये मैं नहीं कह रहा ये कोई पैरामीटर है, लेकिन ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इन लोगों के लिए काम करती है। अब इससे आगे बात करते हैं कि जो ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी इसकी डोवाल साहब ने जो बुलाई थी, उसमें अगर पाकिस्तान एंट्री नहीं मार रहा है तो ये चीज पाकिस्तान का एक बहुत पुराना मतलब काफी टाइम से करीब 1 महीने से ऊपर हो गया इस प्रोपेगेंडा को कि वहां पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, इंडिया हेल्प करना चाह रहा है तो पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा है? क्या वहां क्राइसिस नहीं है? और क्राइसिस है तो क्या लोग वहां पे परेशानी में हैं तो आप हेल्प करने के मूड में नहीं है, या आप हेल्प लेने के मूड में नहीं है? पाकिस्तान ने किसी भी रीजन से डिनाई किया, बताया ये गया कि इंडिया स्पॉइलर है। पूरी दुनिया तो पाकिस्तान को स्पॉइलर मार रही है यार, अच्छा मान भी रही है, तो आपको वहां कोई भी हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो आपको उसमें सपोर्ट लेनी चाहिए थी। अब इंडिया से ये बोला जा रहा है कि आप तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करते, तो यार यूएन भी तो सपोर्ट भेज रहा है, यूएन भी रिकॉग्नाइज नहीं करता है, राइट? डब्ल्यूएचओ की तरफ से आ रही है, डब्ल्यूएचओ ये कोई तालिबान को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता, सबके सब लोगों के लिए कर रहे हैं। अब इसमें अगर इंडिया स्पॉइलर है, रोहित जी लेकिन इसमें डेलीगेशन तो इनवाइटेड है ना तालिबान का, और उन्होंने ओके भी किया है कि हम जाके है इसमें। आप जरा, क्योंकि जो मुझे पता चला है वो मेरे हिसाब से उसमें चाइना का नाम और तालिबान डेलीगेशन का आना, मैंने कहा एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है वहां पर। यार तालिबान डेलीगेशन को कैसे हमारे मिनिस्टर की रैंक है, वो कैसे इंडिया इनवाइट कर लेंगे हम? और ये गालिबन मैंने किसी हिंदुस्तानी न्यूज़पेपर की मैंने खबर पढ़ी थी। अब मैं मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, मुझे क्योंकि नाम याद नहीं है कि मैं अभी आपको, लेकिन मैं फिर भी मैं रीचेक करूंगा कि कहां पे मैंने पढ़ा, और मैं आपके साथ शेयर भी कर लूंगा कि उन्होंने कहा था कि इन लोगों ने रशिया था जो इसके साथ तुर्कमेनिस्तान वगैरह और इस तरह अजरबैजान है, इन्होंने कंफर्म किया था, चाइना तक ने कंफर्म किया था, सिर्फ पाकिस्तान ने कहा था कि हम नहीं जा रहे। और लोगों ने पूछा भी डॉक्टर मोहिद यूसुफ साहब से कि भाई अगर आप नहीं जा रहे और अफगानिस्तान के लोग जा रहे हैं वहां पे पार्टिसिपेट करने के लिए, तो इसका क्या मतलब है? क्लासर साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है सर, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, मैं क्लासर साहब का टेक लेना चाह रहा हूँ, रोहित फिर आपकी तरफ आ रहा हूँ। अच्छा क्लासर साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था, उस वक्त मैंने आपसे सवाल किया था कि डॉक्टर मोहिद यूसुफ साहब ने कहा है कि मैं नहीं जाऊंगा स्पॉयलर्स के पास न्यू दिल्ली में, कि जो कॉन्फ्रेंस उन्होंने अफगान पीस के हवाले से बुलाई है, और वहां पे मतलब चाइना ने ओके किया था, रशिया ने और बाकी कुछ कंट्रीज ने, गालिबन 10 या 11 ममालिक वहां पे हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान क्यों नहीं जा रहा वहां पे, क्या वजह है? और वो उन्होंने एक बात ये बताई थी अपने ट्वीट में कि कश्मीर के अंदर जो है हिंदुस्तान बहुत ज्यादा जुल्म करता है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है, और दुनिया हमारी बात नहीं सुन रही कश्मीर के हवाले से, ये भी उन्होंने खुद लिखा। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि वो कहना क्या चाहते हैं डॉक्टर मोहिद यूसुफ साहब, कि भाई आपकी बात नहीं सुन रही तो आपको सुनवानी है ना, आपने इसके लिए काम करना है क्या, कि कौन सा ये डिसीजन जो है कैसा देख रहे हैं इसमें कि वो कह रहे हैं कि हम नहीं जा रहे हिंदुस्तान? यूसुफ साहब, 2-3 जो मुद्दे हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। जिस आपने कश्मीर की बात की है, तो जाहिर है पाकिस्तान का जो फॉरेन पॉलिसी है उसको जो लोग भी यहाँ पे बैठ के चला रहे हैं, तो उनको आप एक साइड पे कर दें। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का कोर जो इशू है, और उसमें से टॉप ऑफ द लिस्ट है कश्मीर है। उसके बाद पाकिस्तान ने कभी भी इंडिया को स्टेक होल्डर नहीं माना अफगानिस्तान के अंदर,
यू मस्ट बी क्लियर अबाउट दैट। ये मैं अपनी नहीं, मैं पाकिस्तान की जो यहाँ पे करते रहते हैं गवर्नमेंट है उनकी मैं बात बता रहा हूँ, क्योंकि बिकॉज आपने पूछा कि क्यों नहीं जा रहा, तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जा रहा हूँ। ये दूसरा है। उसके बाद बलूचिस्तान का मुद्दा आ जाता है कि पाकिस्तान समझता है कि जिस तरह से इंटेलिजेंस नेटवर्क चला रहे थे वहां पे, रॉ चला रही थी, और उसके बाद पूरी दुनिया के सामने उन्होंने दिखाया भी था। एक तीसरा मुद्दा कि इससे थोड़ी सी हवा ये मिली कि इंडियन की जो रॉ की जो इन्वॉल्वमेंट थी, वो जब भी कोई बात करता है इंडिया तो वो सामने कुलभूषण को आके रख देते हैं। तीसरा पॉइंट ये है टीटीपी का, टीटीपी पाकिस्तान ये समझता है कि जब इंडिया वहां पे बहुत ज्यादा पावरफुल था पिछले लास्ट रिजीम में अफगानिस्तान में, तो टीटीपी को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया इंडियन इंटेलिजेंस ने। और वहां पे पाकिस्तान का मौकफ ये है कि वहां पर जहां पे हमें सपोर्ट चाहिए थी, हमें ऐसे हमारे पास मौके आए कि पाकिस्तान और इंडिया अपने सारे के सारे जो मुद्दे थे उनको जरा सॉल्व कर सकते थे। तो जब भी हम उसके करीब पहुंचते तो वहां पे कोई ना कोई शरारत हो जाती। अब अफगानिस्तान के अंदर एक पाकिस्तान को 10-11 साल का जो गम है, बल्कि इससे भी ज्यादा है, 2001 से 21 20 साल वहां पे बैठा रहा इंडिया, और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। इंडियन वहां पे बहुत ज्यादा पावरफुल रहे हैं अनटिल अफगानिस्तान में अभी जो इंटरिम रेजिम आया साल 5 का। तो ये ढेर सारी खिचड़ी, इसके तनाजुर में अगर आप चीजों को समझने की कोशिश करें तो ये गत्ती सुलझ जाती है। जैसा एक जख्म खोरदा शेर होता है, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है आगे बढ़ने में। और दूसरा, पाकिस्तान समझता है कि इससे अफगानिस्तान की जब भी बात होती है, हमारे से ज्यादा तो किसी ने कुर्बानियां नहीं दी, हमारे से ज्यादा किसी का स्टेक नहीं बनता, इसलिए। और दूसरा, इमीडिएट नेबर नहीं है इंडिया, तो आप क्यों अफगानिस्तान के ऊपर कौन सी उसके बेसिस के ऊपर आप एक मोड बुला रहे हैं? दैट वाज परहैप्स द रीजन कि पाकिस्तान ने अभी तक इनकार भी नहीं किया और इकरार भी नहीं किया कि हम लोग आ रहे हैं वहां पे। चाइना ने भी अभी होल्ड किया हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली चाइना ने भी अभी होल्ड किया, उनका डेलीगेशन उन्होंने गो अहेड नहीं किया। तो ये एक रीजन है कि पाकिस्तान समझता है कि हमें अफगानिस्तान के ऊपर जो बुलाई गई है कॉन्फ्रेंस, हम उस वक्त तक वहां पे नहीं जा सकते जब तक कश्मीर, और सोल्यूशन तो ओवरनाइट हो नहीं सकता, लेकिन पाकिस्तान समझता है कि कश्मीर के मुद्दे के ऊपर और कंपोजिट जो डायलॉग है उसके ऊपर आप लोग हामी भरते ही नहीं है। आप आगे बढ़ेंगे तो हम आपके पास आए। ये रीजन है। और एक टॉप ऑफ द लिस्ट सबसे बड़ा ये है कि अगर यहां से एनएसए चले जाते हैं वहां पे इंडिया में, न्यू दिल्ली में बैठ के, तो उसकी एक सिंबलिक इंपॉर्टेंस हो जाती है कि अगर पाकिस्तान चला जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान ने अगर तस्लीम कर लिया कि अफगानिस्तान के ऊपर इंडिया एक स्टेक होल्डर है, जो को काफी अर्से से कोशिश करें पाकिस्तान नहीं मारा, अगर एनएसए वहां पे हमारे चले गए तो पाकिस्तान की पोजीशन कहां रह जाती है? तो ये एक ईगो है, और इस ईगो के साथ साथ कुछ मुद्दे ऐसे भी, टीटीपी यू नो वेरी वेल। अब हमें नहीं पता कि हमारे फखर कि आपका जो हमारा, मेरा या रोहित का कोई हमारे इतने के रिसोर्सेज नहीं है कि हम इंडिपेंडेंटली गवर्नमेंट्स के क्लेम को वेरीफाई कर सके, बिल्कुल नहीं है। लिहाजा हमें रिलाई करना पड़ता है टीटीपी के मुद्दे के ऊपर। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस जो भी कहती है हमें मानना पड़ता है, रिपोर्ट भी करना पड़ता है। सेम इज द कंडीशन विद रोहित के रॉ जो भी कह दे, जो भी सबूत आ जाए, इनके पास इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करने के लिए रिसोर्सेज नहीं है। ये करेक्ट करेंगे मुझे रोहित, तो हमारी लिमिटेशंस है। लिहाजा पाकिस्तान का मामला ये है, वो कहते हैं कि जितने भी मामलात हुए, जितने भी अटैक्स हुए, वो सारे मोस्टली अटैकर्स आईसिस ने किए हैं, ISKP, या फिर इसके पीछे और छोटे मोटे वो हों ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर टीटीपी हो। पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाई और पाकिस्तान के अंदर खून की नदियां बहाई है टीटीपी ने, और पाकिस्तान समझता है कि इसको सपोर्ट करने वाले इंडियन से, दैट इज परहैप्स द रीजन अफगानिस्तान की जो जमीन इस्तेमाल हुई है, जख्म खोरदा है पाकिस्तान, शायद इसलिए नहीं जा रहा। लेकिन आखिरी बात, ये भी हो सकता है कि ओवरनाइट एक फैसला आ जाए पाकिस्तान में, जो अथॉरिटीज है यू टर्न ले लें, कोई प्रेशर आ जाए। फॉर एग्जांपल, अगर बीजिंग से आ जाता कि हम जा रहे हैं वहां पे, तो पाकिस्तान को जाना पड़ेगा, पाकिस्तान जाएगा वहां। बिल्कुल, रियाद से भी आ सकता है और हमें वॉशिंगटन से भी आ सकता है, व्हाइट हाउस से कहीं से भी आ सकते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही। पावरफुल नहीं है, हम उनको लिस्ट नहीं करा रहे, इतना ज्यादा पावरफुल तो है, लेकिन वी आर वेरी नियर टू बीजिंग। आजकल किबला काबा टू सम एक्सटेंट हमारा बीजिंग है, हो गया। वाशिंगटन की वो पोजीशन नहीं रही अब।
सही सही। अच्छा, एक तो ठीक है, आपने बिल्कुल अपनी बात रख दी और टीटीपी के साथ हमारे अब मुज़ाकरात भी हो चुके हैं और मेरे ख्याल बातचीत मतलब 2-3 आगे दिन बहुत में बड़ी मेरा ख्याल है कि फैसला ही आना है। आप हो चुका तो है सर, फैसला हो ही आना चुका है, वो भी हो सर, गया, हो चुका अनाउंसमेंट है, होनी है बस। हो चुका है। जब मैं खुद अफगानिस्तान में था, काबुल में, तो जब लोगों से बात हो रही थी, हालांकि उस वक्त बहुत अर्ली था, तो उन्होंने कहा था कि हाँ हम इसको करेंगे। जो हक्कानी ग्रुप के कुछ बल्कि मुझे ताकतवर याद लोग थे आया, आई मस्ट अप्रिशिएट यू, यू वर अमंग द फर्स्ट बैच ऑफ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो वहां पे गए। बड़ी बेहतरीन किस्म की आप लोगों ने वहां पे रिपोर्टिंग की। थैंक यू, आई मस्ट अप्रिशिएट यू। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अप्रिसिएशन, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, और करना चाहिए मेरे ख्याल से। तो वहां पे भी मुझे ये बात सुनने में आई थी कि हम इसमें रोल प्ले करेंगे, और फाइनली उस वक्त भी शायद चल रहा होगा, लेकिन उन्होंने कुछ बताया नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम करेंगे। अच्छा रोहित जी, एक चीज और सुनने में आ रही है। मतलब कल मैं कहीं पढ़ रहा था कि हिंदुस्तान समझता है कि वो इस रीजन के अंदर, बाकी दुनिया की बात नहीं कर रहा मैं, इस रीजन की बात कर रहा हूं, कि उसको लगता है कि शायद हम इस रीजन में मतलब अकेले खड़े हैं। हो सकता है, मतलब अमेरिका के साथ हमें कोई शक नहीं है कि बहुत बहुत अच्छे ताल्लुकात है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी बहुत अच्छे, लेकिन इस रीजन, क्योंकि पड़ोस के ममालिक हैं, ईरान भी है, अफगानिस्तान भी है, रशिया भी बनता है, और चाइना भी है, और भी काफी सारे कंट्रीज हैं। तो कहते हैं कि शायद इसी वजह से ये कॉन्फ्रेंस होस्ट करने की मतलब कोशिश कर रहा है, या अनाउंस किया है हिंदुस्तान ने। इज इट ट्रू और नॉट? नहीं नहीं मेरा नहीं, ख्याल ऐसा है, कुछ रोहित एक मिनट मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर जी जी, करने दें। आई प्लीज एम वेरी प्लीज सॉरी। प्लीज, जी जी, मेरा क्लास ख्याल है कि इंडियन गवर्नमेंट ने ये क्लेम भी नहीं किया कि हम अकेले खड़े जी। हुए हैं, और दूसरा ये है नहीं कि नहीं वो नहीं, उन्होंने अकेले नहीं नहीं किया, है। ये पाकिस्तान हाँ, के अंदर वो ये अकेले बात नहीं है। नहीं 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 जी नहीं, जी एग्जैक्टली। थैंक यू वेरी मच फॉर करेक्शन। जी जी। वो इस वक्त बड़ी फर्म ग्रिप कर चुके हैं, ना सिर्फ रीजन में बल्कि इंटरनेशनल भी। इस वक्त हम्म, बड़ा पावरफुल ब्लॉक बना है, जिसके 4 मेंबर्स हैं, यूनाइटेड जी जी स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया। जी, बिल्कुल। मतलब मेरा ख्याल है कि ये इससे ज्यादा पावरफुल ब्लॉक मेरा ख्याल है कि और कोई हो भी नहीं सकता इन दीज सर्कमस्टांसेस। तो मेरा ख्याल इंडिया की बड़ी पोजीशन वाजे है, पाकिस्तान का अपना है, बहरहाल वो अकेला नहीं है फखर। राइट, नहीं नहीं, आई मैं वांटेड उस टू पे क्लियर नहीं दिस कर पॉइंट। रहा, मैं इस रीजन की बात कर रहा था। बाकी बिल्कुल मैं क्वाड का आप जिक्र कर रहे हैं, या बाकी जो इस तरह की ब्लॉक्स हैं, बड़े पावरफुल और हैं इसमें, लेकिन इस रीजन की मैंने बात की, मैं उस कंटेस्ट में बात कर रहा हूँ। जी जी, रोहित। ये रीजन पे बात करते हैं तो जी जी, अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है। तो लैंडलॉक बिल्कुल। कंट्री के इर्द गिर्द जो कंट्रीज हैं और जो वहां पे स्टेक रख रहे हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं। अगर आप बोलें कि इंडिया अकेला खड़ा है, तो इंटरनेशनली भी और अपने इस पे भी हम लोगों ने अभी कोरोना में बांग्लादेश को दवाई दी, जी बिल्कुल। नेपाल को दी, श्रीलंका को दी। अब कहने के लिए बहुत कुछ वो हो सकता है कि हम्बन टोटा, श्रीलंका का हम्बन टोटा पोर्ट तो चाइना डेवलप कर रहा है। तो इंडिया के भी बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और इंडिया से बड़े अच्छे रिलेशंस हैं। साथ में बांग्लादेश के अच्छे रिलेशंस हैं, वहां म्यांमार के अच्छे रिलेशंस हैं, वियतनाम को हम ब्रह्मोस सप्लाई कर रहे हैं, नेपाल तो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर के, उनके प्राइम मिनिस्टर से वहां क्लाइमेट चेंज समिट पे बात हुई है। उसके साथ साथ हमारे बड़े अच्छे रिलेशन है नेपाल से भी। नेपाल इज द ओनली फॉरेन कंट्री जिसका पासपोर्ट लेके आदमी इंडियन आर्मी में जॉब कर सकता है। अब इंडिया में गवर्नमेंट जॉब भूल जाइए, इंडियन आर्मी में जॉब कर सकता है। और इनफैक्ट हमारे पास एक पूरी गुरखा रेजिमेंट है। तो कभी हमारी ऐसी रहा नहीं है, ठीक है, एक दो अप्स एंड डाउन होते हैं। जहां तक इस मीटिंग की बात थी, इसमें वो अलाउड, इसमें तालिबान को नहीं बुलाया गया, और रीजन मैं आपको बता देता हूँ कि तालिबान जी से जी हम अभी उसको एक्नॉलेज करने के मूड में नहीं है, और हमने किया भी नहीं है। पूरी वर्ल्ड ने नहीं किया तो हम भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमारा अपना एक स्टैंड है कि हम नहीं करेंगे, ठीक है। जहां तक बात यह है कि अगर वहां के लोगों को सपोर्ट देनी है, वहां के लोगों को हेल्प करनी है, और उसके लिए तालिबान से ही बात करना एक ही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है ना। हम अशरफ गनी से बात करके तो अब हेल्प नहीं भेज सकते ना, एग्जैक्टली, बिल्कुल। अमरुल्लाह साले से बात करके भेज सकते हैं। तो हमें वहां के लोगों को बचाने के लिए उसके रिप्रेजेंटेटिव से बात करनी पड़ेगी। रशिया में हुई, राइट, और ऊपर से ये स्तनकजाई हैं, इनसे बात हुई, राइट, ठीक है। बात होगी जहां पे हमें ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस दिखेगी, हम हेल्प करेंगे। हम ह्यूमैनिटेरियन उसके लिए काम करते रहते हैं। हमने यहां तक ब्राजील तक, जब ब्राजील में इतनी कोरोना फैला, तो हमने ब्राजील तक को दी। हमारे अपने पास वैक्सीन कम थी, अब तो खैर हम लोग 100 करोड़ वैक्सीनेशन मार्क पार कर गए हैं, और
प्राइम मिनिस्टर ने बोला वैक्सीनेशन को इतनी स्पीड पे कीजिए कि शायद दिसंबर तक आप पूरा कंट्री कवर कर दें। बट जब हमारे पास कम थी उस समय भी हमने ब्राजील को हेल्प की, राइट। अब जहां तक बात यह कि इस लैंडलॉक कंट्री के लिए जो बात करनी है वो वहां उसमें चाइना का एक इंटरेस्ट है, ईरान उसका नेबर है, पाकिस्तान नेबर है, ताजिकिस्तान नेबर, ये सारे नेबर्स को हमने कॉल किया था, उसमें से पाकिस्तान पुल आउट कर गया, चाइना ने अभी तक कंफर्म नहीं किया, ना करे। ऐसा भी नहीं बोलूंगा लीस्ट बॉदर्ड, लेकिन नहीं आएगा तो कॉन्फ्रेंस होगी, सीधी सी बात। नहीं, लेकिन रोहित एक चीज में बात, मुझे एक चीज, ठीक है, एक सेकंड सर, एक छोटी सी चीज ये कहना चाह रहा हूं कि जिस मुल्क के अंदर मैं कहता हूं उसको मैं भी लेट सपोज मैं नहीं मानता उनकी हुकूमत को, तालिबान को, बट दिस इज द रियलिटी कि वो इस वक्त मुल्क को वही लोग चला रहे हैं। अगर हम उसको नहीं बुलाएंगे तो फिर उस कॉन्फ्रेंस में कौन आ रहा है? या तो अशरफ गनी को दुबई से बुला ले, मतलब किसी को तो आप करेंगे ना, कोई तो वहां पे बैठ। अब आवाज से करने दें यहाँ पे, मुझे थोड़ा सा ऐड करने दें। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे, या तो हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, या फिर अगर ऐसा है तो फिर क्वेश्चन बनता है जो मैं करने लगा हूँ। अफगानिस्तान को आपने उसकी रिप्रेजेंटेशन को नहीं बुलाया गया। जो अफगानिस्तान जिसके ऊपर डिपेंड करता है उसका सारा ब्रेड एंड बटर पाकिस्तान के ऊपर है। बिल्कुल। IMF से उसकी जो सारी तिजारत जब पाकिस्तान के थ्रू होती है वो आ नहीं रहा। तो मेरा ख्याल है कि फिर क्वेश्चन तो रेज होता है कि फिर व्हाट द कॉन्फ्रेंस इज अबाउट, बट रोहित जी इसके मुतालिक जवाब देंगे। हमें, मेरा नॉलेज बड़ा लिमिटेड है, तो मेरे को ओवर टू रोहित नाउ, वे शायद हमें बता सके। लेकिन सॉरी मैं थोड़ा सा एक और चीज के साथ 10 सेकंड में ऐड करता चलूं, जो मुझे अभी तक मतलब पता चला है कि वो मतलब उन्होंने, तालिबान ने बाकायदा ओके किया। अब मुझे नहीं पता, मैं उसको ऐसे रीचेक भी कर लूंगा, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन रोहित कह रहे कि वो लोग नहीं आ रहे, तो मेरे लिए इसलिए बहुत ज्यादा हैरानगी की बात है क्योंकि बात उनकी होनी है, अवाम के ऊपर इस वक्त वो बैठे हुए हैं, हुकूमत उनकी है, तो उनमें से बेशक रिकग्निशन की तो कोई बात नहीं, मेरा ख्याल ये उनको भी पता है कि हिंदुस्तान का कोई मुल्क उनको रिकग्नाइज नहीं कर रहा। लेकिन यह है कि मॉस्को में जब हुआ था तो पूरे एक डेलीगेशन उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री का गया और सरगई लारोफ ने उनके साथ एक अलग से मीटिंग की और एक बहुत बड़ा मॉस्को फॉर्मेट हुआ, तेहरान ने किया, वहां पे उनके लोग गए। चले दोहा तो वो उनका समझ ले कि अपना मतलब काबुल की तरह का दूसरा घर है, या पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हिंदुस्तान इस तरह की चीज कर सकता है। आई डोंट नो, खैर बिकॉज यू आर इन दिल्ली तो आप ज्यादा बेहतर, हम करीब आप हैं तो आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं क्योंकि हम दोनों दूर बैठे हैं। देखिए, अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज करना जरूरी है क्या अफगानिस्तान के लोगों को हेल्प करने के लिए? ऐसा मैं नहीं मानता। हेल्प करना जरूरी है, हेल्प करना जरूरी है ना, राइट। मैं ये बात यूएन भी नहीं मानता, ये बात रशिया भी नहीं मानता। रशिया ने भी तो कॉन्फ्रेंस की थी, रशिया ने भी रिकॉग्निशन नहीं दी। पाकिस्तान ने ऑन पेपर्स नहीं दिए, लेकिन रिकॉग्निशन से कम भी नहीं छोड़ा। ईरान ने, लेकिन चाइना ने भी पाकिस्तान ने, चाइना ने, किसी ने नहीं दी। बिल्कुल, पाकिस्तान ने रिकॉग्निशन नहीं दी, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर जाके तालिबान से मीटिंग करके आ गए। दिस इज अ साइन ऑफ रिकॉग्निशन। दूसरी चीज, वहां के जो तालिबान के जो डिप्लोमैट्स थे उनको एम्बेसी टेक ओवर करने दी गई। दिस इज सेकेंड साइन ऑफ रिकॉग्निशन। और उन्होंने जाके अपने क्रेडेंशियल्स प्रेसिडेंट को दिए होंगे, मेरे पास उस पर अपडेट नहीं है। वो अपने, अगर जिस दिन, अभी तक नहीं दिए होंगे मोस्ट लाइकली, वरना जैसे ही वो अपने क्रेडेंशियल्स देगा तो रिकॉग्निशन मिल गई। उन्होंने नहीं दिए होंगे शायद, जो भी है, अब वो दे देंगे कुछ दिन में, राइट। अब आपने एम्बेसी टेक ओवर होने दी, आपने उनको वो दे दिया, आपके फॉरेन मिनिस्टर वहां विजिट मार गए। ऑफिशियल विजिट थी भाई साहब, ऐसा नहीं था पर्सनल विजिट थी, ऑफिशियल विजिट थी। और किसको लेके गए थे साथ? फैज हमीद को, राइट। अब तो रिकॉग्निशन से कम भी नहीं हुआ है। अब जहां तक बात यह है कि अगर पाकिस्तान नहीं है और अफगानिस्तान नहीं है तो हम हेल्प कैसे करेंगे? एक लैंडलॉक कंट्री को हेल्प करने के लिए हमने अगर सारे कंट्रीज ने मिलकर डिसाइड किया कि हम उन्हें 1000 टन गेहूं दे देंगे, साथ में कपड़े दे देंगे, साथ में उनको हम टारपोलिन भेज देंगे, हम उनको पैसा दे देंगे, तो हम यहाँ पे डिसीजन ले लेंगे। वहां पर हमारी एम्बेसी अब भी चल रही है, वहां पे हमारी एम्बेसी का एक आदमी बता देगा जाकर के कि भाई इतना पैसा, इतना सामान आने वाला है, प्लेन से वो ताजिकिस्तान लैंड करेगा और बाय लैंड चला जाएगा। अब इसमें हेल्प कैसे करेंगे उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। वी कैन हेल्प देम, वी हैव बीन हेल्पिंग देम, वो रोड हमारी बनाई हुई है जिससे वो हेल्प जानी है। और तालिबान ने भी इंडिया को बोला था, जब तालिबान पावर में आ गया था तो इंडिया को बोला था कि आपके जो वो हैं प्रोजेक्ट्स हैं, उनको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ओवरटेक करें, जो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट।
आपके जिसमें इसमें एक तो वो था, मेरा ख्याल है कोई हाइडल प्रोजेक्ट था एक बहुत बड़ा, आप उसके ऊपर काम जारी रखें। $3 बिलियन प्लस की जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया की, ऐसे लग रहा था कि जैसे वो डूब गए, लेकिन तालिबान ने उनको कहा था बिल्कुल रहीद की बात बिल्कुल ठीक है कि आप उनको टेक ओवर करें और उसको कंटिन्यू करें। नहीं बिल्कुल, ये बहुत सारी चीजें क्लासा साहब एंड रोहित जी, बहुत सारी चीजें वहां पे ऐसी है कि मतलब लगता ऐसे, क्योंकि उनको भी एक जरूरत है इस चीज की, तालिबान को भी, क्योंकि अपना पैसा उनके पास नहीं है। उनके $10 अरब है वो ऑलरेडी ब्लॉक किया गया है अमेरिका की तरफ से। तो जब तक वो नहीं खुलेगा तो उनको इसी तरीके से हिंदुस्तान जो कर रहा है, या फिर रशिया ने अगर कुछ किया है, चाइना कर रहा है बहुत एक्टिव, मैंने उनको देखा है, उनके डिप्लोमेट्स को। पाकिस्तान अगर थोड़ा बहुत कर सकता है, ज्यादा तो इसलिए नहीं कर सकता कि अपनी हमारी चीखें निकली हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ कर सकता है। लेकिन ये 3-4 बड़े ममालिक है तो वो अफोर्ड कर सकते हैं। पाकिस्तान ने भी बहुत कुछ किया है, पाकिस्तान ने भी बहुत कुछ किया है। जो पहले जो ट्रक थे वो हमने यहाँ से भेजे थे, हमारी हालत पतली, लेकिन भाइयों के लिए हमने दिल खोल के रखे हुए हैं फखर साहब। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ, भी शामिल थे सर। बिल्कुल, मैं बल्कि जब गया था तो लोग मुझे कहते थे कि यार पाकिस्तानी को देखते हैं तो बड़ा वो जलील करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मैं पूरे काबुल और उसके साथ साथ और भी बहुत सारी जगहों पे मैं गया, और मैंने किसी को ये नहीं मतलब छुपाया कि नहीं जी मैं पाकिस्तानी नहीं हूं। मैंने सबको बताया। अगर कोई पूछ लेता था तो मैं कहता था कि मैं पश्तो में बोलता था, तो उनको लगता ऐसे थे कि ये यहाँ का कोई बाशिंदा है। लेकिन मैंने उनको ये नहीं कहा कि नहीं जी मैं तो काबुल का रहने वाला हूं, या मैं जो है नंगरहार का हूं, जलालाबाद का हूं, या हेरात का हूं, ऐसा बिल्कुल भी, या कंदहार से हूं। मैंने उनको कहा कि हाँ भाई मैं इसी तरह, हाँ खैबर पुख्तनख्वा का मुझसे पूछे थे, कहते पश्तो आती है, बड़ी अच्छी पश्तो बोलते हो, शक्ल से भी इतना कोई फर्क नहीं पड़ता ये। तो मतलब मैंने बोला, और लोगों ने, ठीक है कुछ लोग ऐसे भी थे बीच में से कि मतलब उन्होंने कहा अच्छा यार पाकिस्तान ने हमारे साथ बड़ा जुल्म किया, ये किया, वो किया। लेकिन बहुत सारे लोग, इंडियंस के साथ बड़ा उनका प्यार मोहब्बत का रिश्ता है इनका अफगानिस्तान का। अब इस रिजीम की मुझे पता नहीं है, लेकिन बहरहाल वो बड़ा ऑन करते हैं। ये अभी तक क्वेश्चन मार्क है, आई एम सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, अभी तक क्वेश्चन मार्क है कि हमारे यहाँ 3 मिलियन अफगान अभी भी मौजूद हैं रिफ्यूजीज, और उनके पूरे का पूरे अफगानिस्तान को हमने होस्ट किया। हमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, क्लाशनकोफ कल्चर, चोरी, डाके, बदमाशियां, हमने बड़े खुले दिल से उनको एक्सेप्ट किया। अभी भी है, अभी भी सबसे ज्यादा पाकिस्तान में है। लेकिन एक क्वेश्चन है जो कि आपने भी नहीं उसको डिस्कस किया, रीजन क्या हो सकता है? मेरा आप दोनों से क्वेश्चन है, आप रीजन क्या हो सकता है कि वहां पे जो दे आर वेरी क्लोज टू इंडियन, जो वहां पे अगर इंडियन चले जाएं तो उनको अब एक तालिबान के रिजीम से पहले की बात है, वो कहते हैं कि अफगान जो है वो ब्रदरहुड जिसको आप कहते हैं कि अगर उनके ब्रदरहुड का रिश्ता जो है तो वो उनके साथ जाकर बुलाते हैं इंडियंस के साथ। पाकिस्तान ने इतना कुछ बर्दाश्त करने के बावजूद वो स्टैंडर्ड, वो डेवलपमेंट नहीं हो सकती जो एक कॉमन अफगानी अपने आप को रेट करता है एक कॉमन इंडियन के साथ, हालांकि होना चाहिए था पाकिस्तान के साथ। दैट इज परहैप्स स्टिल ए $1 मिलियन क्वेश्चन। हम अभी तक उनके साथ रिश्ते अच्छे नहीं बना पाए, इवन के उनकी तीसरी नस्ल यहाँ पे जवान हो रही। क्लासेस साहब, एक तो क्योंकि टाइम हमारे पास बिल्कुल खत्म है, लेकिन एक छोटी सी चीज मैं कहूंगा जो मुझे अभी तक चीज समझ आई है। मैं खुद स्टूडेंट हूं इस फील्ड का, मैं ये नहीं कहता, न दावा करता हूं। मैंने वहां पे भी लोगों से, मुख्तलिफ लोगों से बात की। मतलब एक आम आदमी रोड पे जिसे कहते हैं कि मतलब अंगूर बेचने वाला, सेब बेचने वाले से लेकर और बड़े लेवल के बिजनेसमैनों तक और पॉलिटिकल लोगों तक, उनको अगर हमसे कोई गिला है क्लासर साहब, तो वो एक चीज है कि हमने उनके कंट्री में इंटरफेरेंस की है। और ये बात आप यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स, मेरी उनसे दोस्तियां हैं, इस्लामाबाद की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में वो पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी मतलब आना जाना है मेरी तरफ उनका और मेरा उनकी तरफ। यकीन करें वो एक बात करते हैं कि यार पाकिस्तान, हमने बहुत कुछ किया, पाकिस्तान ने आज भी कर रहा है, लेकिन द थिंग इज कि हमें कोई मतलब जिसे कहते हैं कि हमें कोई अपना या सूबा ना समझे। हम एक मुल्क हैं, हमारी एक हिस्ट्री है 5-6 हजार साल पुरानी, हम इस तरीके से बिल्कुल ट्रीट ना करें, बराबरी की बुनियाद पे हमें ट्रीट करें। ये ना कहें कि अच्छा ये तो यार कोई छोटा सा मुल्क है, इसका प्राइम मिनिस्टर आ गया तो हम बस इसको ऐसे ही वो कर देंगे। सबसे बड़ा गिला जो मैंने आज तक अफगानी कौम का देखा है वो ये है, और वो शायद हम जो कर भी रहे थे या जो किया भी है, हम उसको डिलीवर नहीं कर सके उस तरीके से अपना नैरेटिव कि भाई साहब हम आपको ये कर रहे हैं लेकिन इसके साथ हम और कुछ नहीं कर रहे, हमें आपसे जरूरत नहीं है। आप मतलब आपके बच्चे यहां पे पढ़ते हैं, पढ़े, आपके लोग यहां पे रहते हैं, रहे, हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम कहें कि जी आप तो हिंदुस्तान के साथ ये कर दो, ईरान के साथ वो कर दो और फलां के साथ वो कर दो। इस चीज से सर लोग तंग होते हैं। और जिस वक्त फैज हमीद साहब गए थे पहली दफा,
उसके बाद मैं गया था, उस वक्त भी लोगों ने, बिलीव मी, मुझे लोगों में बहुत सख्त किस्म का क्लस्टर साहब एग्रेशन नजर आया है। मुझे अभी तक ये चीज समझ आई है, इसके अलावा ऐसी शायद कोई चीज नहीं है कि मैं कहूं आप पेशावर जाएं, इस्लामाबाद आप रहते हैं, आजकल हमें रोडों पे बेतहाशा अफगानी नजर आते हैं। और उसकी वजह से आज मेरी एक दोस्त ने मुझे कॉल किया कि यार जो अपार्टमेंट हमें 40-50,000 पर मंथ रेंट में मिला करता था, उसका रेंट जो है वो 80,000 से लेके 1 लाख तक पहुंचा है। और कोई वजह नहीं, महंगाई भी हुई है, लेकिन ये लोग भी बहुत सारे आए हैं। तो हम उस तरीके से नहीं करते, हालांकि शायद हिंदुस्तान इतने लोगों को होस्ट नहीं करता जितने को हम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो बयानिया है वो बहुत ज्यादा वीक है, हम उस पर उस तरीके से नहीं जा सके थे। रोहित जी, अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं फिर हम वाइंड अप करेंगे। नाउ फ्रैंकली स्पीकिंग, ये पाकिस्तान की तरफ से नैरेटिव आता है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से भी हर बार नैरेटिव आता है कि हमने अमेरिका की हेल्प की 1980s में, अमेरिका की हेल्प की वहां पे अफगानिस्तान में, अमेरिका की हेल्प की थी। आपको डर ये नहीं था कि वहां पे सोवियत फोर्सेस घुस गई हैं अफगानिस्तान में और कल वो आपके कंट्री में घुस जाएंगी? वो अमेरिका की हेल्प कर रहे थे आप? मुझे तो नहीं लगता। ये आपकी अपनी वॉर थी जिसमें अमेरिका ने आपको हेल्प किया था। अमेरिका भी चाहता था, इसमें कोई शक नहीं, अमेरिका भी चाहता था। अगर हम ना देते तो इंडिया रेडी था। रोहित जी, हम ना देते तो इंडिया रेडी था अपने बेसिस देने के लिए। आप फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते। नहीं, फैक्ट्स को मैं डिस्टॉर्ट नहीं कर रहा हूं, फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट नहीं कर रहा हूं। द थिंग इज, ये इस समय की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 1980s की बात कर रहा हूं। 1980s में 79। हमारा, हाँ 79 से शुरू हुआ था हमारा जो था सबसे बड़ा मिलिट्री हार्डवेयर सप्लायर तो रशिया था, राइट? सोवियत यूनियन था। सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में घुस गया था और सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान में घुसने के बाद ये डर सबको था क्योंकि उसकी एक एम्बिशन थी, वो वार्म वाटर्स तक आना चाहता था। तो नेक्स्ट टारगेट उसका पाकिस्तान ही था, ये पाकिस्तान को पता था, ये बात अमेरिका को भी पता थी और इंडिया को भी पता थी, राइट? तो आप उसी के आसपास देखेंगे कि हमने जो भी मिलिट्री हार्डवेयर, उससे पहले तो हम सारा मिलिट्री हार्डवेयर सोवियत यूनियन से ले रहे थे, उसी के बाद से हमने मिराज प्लेन्स खरीदने शुरू किए क्योंकि हमें भी ये डर था कि वो इंडिया में भी घुस सकता है। और ये उस समय स्टोरीज चलती थी हमारी, मुझे अब भी याद है 1980s में स्टोरी ये चलती थी कि अगर हमारी सोवियत यूनियन से लड़ाई हुई तो सिर्फ 14 दिन में हमारा सारा असला बारूद खत्म हो जाएगा। तो ये तो एक हार्ड फैक्ट है कि वो पाकिस्तान ने अपने आप को बचाया था वहां पे, आपने अमेरिका की लड़ाई नहीं लड़ी थी। ये तो अच्छी बात हो गई, आपको ग्रेटफुल होना चाहिए पाकिस्तान का कि आप उस वक्त जो थकी हुई टेक्नोलॉजी ले रहे थे, शुक्र है कि ये काम हुआ और आप अमेरिकन के साथ जुड़े। अब बेहतरीन टेक्नोलॉजी आपके पास आ रही है, ऑस्ट्रेलिया की आ रही है, जापान से आ रही है, अमेरिका से आ रही है, आपके अपने बिल्डअप कर लें। तो आपको क्या चाहिए? इसका मतलब है खालिस्तान के बाद अगेन पाकिस्तान ने एहसान किया आपके ऊपर कि आप अमेरिकन के साथ जुड़ गए। तो जो हमारा दोस्त था वो छीन लिया आपने। अब आपका दोस्त ही ऐसा था तो हम क्या करें, वो भाग गया, हमारी उसमें कोई गलती। आपने भी तो बी केयरफुल, जो हमारे साथ कर सकते तो पता नहीं आपके साथ क्या होगा। बहरहाल एनी हो, 1950s का वो दौर था जब हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगे थे, तो उसमें भी मैं आपको बताना चाहूंगा बी केयरफुल। नहीं, बिल्कुल, दोनों देखिए, अगर कोई मुल्क देखता है ये कि यार मेरा इंटरेस्ट क्या है और मुझे किस चीज में फायदा ज्यादा हो रहा है, तो मेरे ख्याल वो मुल्क अपने जो दोस्तियां होती है, जिसके साथ भी ना परमानेंट दोस्तियां होती है ना परमानेंट दुश्मनियां होती है। रशिया के साथ हमारी 65 तक दोस्ती थी, उसके बाद हमारे ताल्लुकात खराब हो गए, जाके 2015 या 16 में दोबारा से हमने उनके साथ स्टार्ट हुआ, हमने जाके जफ्ती डाल लिया ना उनको। वो तो है, मैं कह रहा हूं ना कि आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, 40-50 साल का अरसा बीच में गुजरा। चाइना की तरफ हम गए, अब लगता मुझे ये कि चाइना के साथ भी हमारी कुछ इस किस्म की अनबन चल रही है। सऊदी अरेबिया था, यूएई था, ये मतलब बहुत बड़े बड़े ममालिक थे। अमेरिका हमारे लिए मतलब बहुत कुछ उन्होंने किया, बहुत सारा असला हमारे पास, हम F-16 आज भी उनके यूज कर रहे हैं, बहुत सारी गन्स जितनी भी है वो यूज कर रहे हैं। तो खैर परमानेंट कुछ नहीं होता, लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि मतलब कौन किससे कितना फायदा उठा सकता है, ये ज्यादा जरूरी है। वो हिंदुस्तान करे या पाकिस्तान करे, और मेरे ख्याल में अपने इंटरेस्ट को सबसे पहले प्रोटेक्ट करना जरूरी है, उसके बाद बाकी सारी चीजें आती है। क्लासेस साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड रोहित जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। टेक केयर एंड बाय।